आज हम लोग भाषा संबंधी उपबंध पढ़ेंगे। इसके पहले सीएजी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ा गया था। तो भाषा जो है ये हमारे आपके वैचारिक आदान प्रदान के को जो आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे जो हम बोल रहे हैं आप कैसे समझ रहे हैं, हम दोनों की भाषा एक है। अब जानवरों की भाषा हम लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाते हैं। कुछ को ट्रेंड किया जाता है तो उनको उनकी भाषा क्या संकेत समझते हैं। जानवरों के संकेत को हम लोग समझ पाते हैं, भाषा नहीं समझ पाते। तो जो हम लोगों के विचार हैं उसको एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? भाषा की ज़रूरत होती है। तो भाषा का भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है, कैसे है, यही देखते हैं। आपने पढ़ा होगा कि तो भाग नंबर 8 में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उपबंध किया गया है। पूरे भारत में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है। भाषा की जब बात आती है, इतिहास पे चलते हैं, तो जब संविधान सभा की बैठक हो रहे थे तो उसमें एक व्यक्ति थे श्री राजगोपालाचारी। उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा लाया कि राष्ट्रीय भाषा कौन सी हो। ठीक। तो राष्ट्रीय भाषा को कौन सी हो इस पे बहुत वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ। तब उसके बाद मामला ये आया कि राष्ट्रीय भाषा कोई सहमति नहीं बन पा रही है। तब राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा, भाषा संबंधी उपबंध ऐसे समझिए, भाषा संबंधी उपबंध ये कहाँ है? तो भाग नंबर 8 में है और भाग 8 में है नहीं, अनुसूची नंबर 8 में है। अनुसूची नंबर 8 में है, भाग नंबर 17 में है और अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक का इसका वर्णन किया गया है। ये है हमारी भाषा। संविधान में है कहाँ? अब भाषा कहते किसको है? तो भाषा वैचारिक आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। अब भारतीय संविधान में जब संविधान सभा की बैठक हुई तो एक व्यक्ति से श्री राजगोपालाचारी राजगोपालाचारी थे। इन्होंने वहाँ पे 2 भाषाओं की बात की। एक राष्ट्रभाषा हुई और एक हुई राज्य भाषा। ठीक। इसको स्टेट लैंग्वेज कहते हैं या इसी को ऑफिशियल भाषा लैंग्वेज कहते हैं। ठीक। जब संविधान सभा में इसकी चर्चा होने लगी तो किसी भी एक भाषा पर सहमति नहीं बन पाई। बात हिंदी की हुई तो दक्षिण भारतीय विरोध करते थे कि भाई हम लोगों को हिंदी नहीं आती। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये बातें आ रही थी। बात अन्य भाषाओं की हुई तो संख्या उत्तर भारतीय विरोध कर जाते थे। इसलिए कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं बनी। कोई पूछे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है तो कोई है ये नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है भैया कि विभिन्न राज्यों से, देशों से हम लोगों के पत्राचार होते रहते हैं, व्यापार, संधि, समझौते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो किस माध्यम से हों? ठीक। अगर किसी राज्य से मान लीजिए भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से बात करनी है या कोई लेटर जानी तो हिंदी में देगा तब तो चल जाएगा। लेकिन भारत सरकार तमिलनाडु वाले से हिंदी में पत्राचार करेगा तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती या वहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहाँ की तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है दक्षिण की। तो वो काहे इसको स्वीकार करेंगे? इन्हीं सब बातों को लेकर विरोध शुरू हो गया। ठीक। मतलब ये हुआ कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। पहला जान लीजिए, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अब ठीक, तो हिंदी क्या है? तो हिंदी राज्य भाषा है। हिंदी क्या है? हाँ, हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया। ठीक है, या राजभाषा कहते हैं। राज्य भाषा या राजभाषा इसको कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि जो कार्यालय होंगे एक दूसरे से पत्राचार किस भाषा में करेंगे, हिंदी में। लेकिन हिंदी के साथ साथ 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को भी छूट दे दी गई। 15 साल के लिए अंग्रेजी को, ये हुआ कि जब तक सहमति न बन जाए तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी, फिर उसके बाद जब सहमत बनेगी तो 1965 के बाद अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो प्रारंभ में 2 भाषाओं का वर्णन हुआ, हिंदी से अंग्रेजी। ठीक, तो पहले क्या, हिंदी क्या है, राजभाषा बनी। तो राजभाषा क्या है इसको समझिए। राजभाषा जो है इसको अगर आप देखेंगे तो ये भाग वही 17 है और अनुच्छेद वही 343 से 351 तक है। क्यों इसको बता रहे हैं, क्योंकि राजभाषा इसमें कहीं भी वर्णन नहीं है। अब राजभाषा के बारे में 4 प्रकार की व्यवस्थाएं संविधान में अपने दी गई हैं। ठीक, 4 चीज़ों की व्यवस्थाएं दी गई हैं। कौन कौन सी? पहला, केंद्र की कौन सी भाषा होगी, क्योंकि उसको सभी राज्यों से अलग अलग बात करना है। ठीक, तो पहला हुआ संघ की भाषा। ये अनुच्छेद 343 और 344 में, 343 में है, 344 में तो आयोग गठित करना है, राजभाषा आयोग होगा। तो अभी तक बीजी खेर केवल हुए तो वो अलग है। दूसरा है प्रादेशिक भाषा या प्रदेश की भाषाएं क्या है, प्रादेशिक भाषाएं। ठीक, इसका वर्णन कहाँ है, तो 345 से कर दीजिए इसको, 45 से 47 48 तक कर लीजिए। 345 से 348 तक, इसको 47 तक करिए। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, इसको करिए 348। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की भाषा 348 से 349। और अंतिम है भाषा संबंधी विशेष निर्देश, भाषा संबंधी विशेष निर्देश, तो 350 से 351, इसमें इसको कर दीजिए। इस प्रकार 4 प्रकार की भाषाएं बनाई गई हैं, अपने यहाँ होती हैं। अब पहले में जब पढ़ोगे तो केंद्र की या संघ की कौन सी भाषा होगी, संघ की, तो प्रारंभ में अनुच्छेद 343 में यही कहा गया कि केंद्र की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, जिसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। और अंक कौन सा होगा, तो भारतीय अंकों का स्वरूप कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक, ये 3 चीज़ें 343(1) में बताई गई। ठीक, पहले यही पढ़ते हैं। 343(1) में कहा गया है संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, अंक कैसे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के होंगे। ठीक, ये बताया गया। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, राष्ट्रभाषा नहीं कह रहे हैं, राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, जिसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी, और भारतीय अंक कैसे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के होंगे। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा या अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, मामला समझ में आया। 343(1) कहता है कि संघ की भाषा या राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, लिपि कैसी होगी, देवनागरी होगी, और अंक कैसे होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रयोग किए जाएंगे। ठीक, लेकिन इसी के साथ 343(2) भी जोड़ा गया और कहा गया
कि इसके साथ साथ 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो शासकीय कार्यों हेतु अंग्रेजी के प्रयोग का 15 वर्षों की छूट या मान्यता दी गई। ठीक, 15 वर्षों अंग्रेजी का 15 वर्षों तक, मतलब 15 वर्षों तक मतलब 1965 तक प्रयोग होता रहेगा। मामला समझ में आया? पहला क्या है, अनुच्छेद 343(1) में लिखा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी, लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी, अंक कैसे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के होंगे। ठीक, 343(2) में कहा गया कि अंग्रेजी को शासकीय कार्य हेतु अगले 15 वर्षों तक प्रयोग किया जाएगा। तो 50 में ये बात हो रही, 15 साल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 65 तक। ठीक, तो कभी कभी ये 15 पूछता है, कभी कभी 65 पूछ लेता है, दोनों में से कोई भी पूछे। ठीक, ये हो गया 343। ठीक है, अब 343(3) में कहा गया कि 15 वर्षों के बाद क्या होगा। ठीक है, संघ की भाषा पढ़ रहे हैं ना, तो 343(3) पे आते हैं। 15 वर्ष बाद क्या होगा। ठीक, तो कहा गया कि संसद 15 वर्षों बाद, संसद 15 साल के बाद कानून बना के विधि द्वारा, कैसा, विधि द्वारा इसको क्या करेगी, अंग्रेजी भाषा को और इसको जो भी उपबंध करना चाहे कर सकती है, उपबंध निर्दिष्ट कर सकेगी। ठीक, तो संसद 15 वर्ष के पश्चात विधि द्वारा, अब इसमें 2 काम कर रही है। ठीक, अंग्रेजी भाषा को पहला और देवनागरी लिपि को, अंग्रेजी भाषा और अंकों की देवनागरी लिपि, 2 बातें हो गई। इसको संसद कानून के द्वारा जैसा चाहे वैसा परिवर्तित या निर्दिष्ट कर सकेगी। ठीक है, अंकों की देवनागरी रूप, अब इन दोनों को ऐसे कार्यों हेतु उपबंधित, उपबंधित मतलब जैसा चाहे, उपबंधित कर सकेगी जैसा वह निर्दिष्ट, जैसा कानून बनाए निर्दिष्ट करे। ठीक, तो अनुच्छेद 343 के 3 पार्ट बने। पहला, संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। दूसरा, अगले शासकीय कार्यों हेतु 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी प्रयोग होती रहेगी 1965 तक। 343(3) कहता है कि संसद विधि 15 वर्षों के बाद कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा को और अंकों की देवनागरी लिपि को चाहे तो प्रबंधित करके जैसा कानून में उपबंधित करे वो कर सकती है। ठीक, ये इसको छूट दी गई है। ठीक, ये किसकी बात हुई, तीनों अनुच्छेद में संघ की भाषा की बात हुई जो 343 में है। ठीक, 344 कहता है, 344 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग बनाओगे, जांच करोगी ये, तो राजभाषा के संबंध में आयोग एवं समितियां। ठीक, तो
आज तक केवल एक बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया है, ठीक, बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में, ठीक है। तो प्रथम, चाहे उसको प्रथम लिखिए चाहे एक मात्र लिखिए, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में गठित हुआ के अध्यक्ष बीजी खेर, ठीक। इन्होंने रिपोर्ट 56 में किसको दिया? 1956 में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी, ठीक। इसको जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई जिसमें 30 सदस्य थे, 20 लोकसभा थे से और 10 राज्यसभा से। समितियां पीछे पड़े हो, वो जहाँ समितियां ऐसी ही होती हैं, 20-10 का अनुपात होता है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1963 में संसद ने 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग को उपबंधित कर दिया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये अब प्रयोग होती रहेगी। अच्छा, इसमें संशोधन करना हो तो कैसे होता है? 2/3 बहुमत से। अगर राजभाषा में संशोधन करना है तो कैसे? विशेष बहुमत से संशोधन होता है, सामान्य बहुमत से नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारी भाषा थी, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हैं। इसी के तहत, प्रयोग के तहत, संघ केंद्र की भाषा है ना, तो अनुच्छेद 120 कहता है संसद में जो भाषा प्रयोग होती है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अनुच्छेद 120 कह रहा है, इसी को उल्टा कर दीजिए, 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक। ये सब कहाँ का मामला हुआ? सब केंद्र पे। ये सब कहाँ हो रहा है? संघ पे हो रहा है। तो संघ की भाषाएं ये इतनी होती हैं, ठीक। ये तो हुआ पहला, संघ की भाषा हो गई, मिटा दें। अब दूसरा आता है प्रादेशिक भाषाएं। प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन 245 में हुआ कि प्रत्येक राज्य की अपनी प्रादेशिक भाषा होगी। अब उसमें समस्या क्या हुआ कि अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक मतलब जिस भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उनकी भी होती है, लेकिन उनको नहीं। जो बहुसंख्यक वर्ग है, ज़्यादा लोग जो है, उसको राज्य अपनी मूल भाषा या राजभाषा बना सकता है राज्य की। जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक। लेकिन अगर मुख्य भाषा के अलावा भी कोई भाषा है जिसको बहुत सारा बहुसंख्यक बोलता है, तो उसको द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू को 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक। तो उत्तर प्रदेश की इसी तरह द्वितीय राजभाषा उत्तराखंड की कौन सी बन गई? संस्कृत बन गई है, ठीक। तो ये भाषाएं राज्यों के संबंध में भाषा का उपबंध है, ठीक। अब अगला इसी में है 345 हो गया कि अपने लिए बना सकते हैं। दूसरा है कि कोई राज्य दूसरे राज्यों से पत्राचार करने के लिए किस भाषा में बात करेगा? संघ की भाषा प्रयोग करेगा, अंग्रेजी प्रयोग करेगा, तो वो दोनों की सहमति पर निर्भर करेगा। जैसे उत्तर प्रदेश को उड़ीसा से बात करना है, कोई व्यापार व्यापार करना है, पत्राचार करना है, तो किस भाषा में? भाई हिंदी में बात करेंगे, उड़ीसा वाले कहेंगे उड़िया में बात करिए। पत्राचार किस में करिए? उड़िया में करिए, कहीं हिंदी में करेंगे, है ना। या नागालैंड वाले कहेंगे अंग्रेजी में करिए। तो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। तो वहाँ पे अनुच्छेद 346 यही कहता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य एवं संघ के बीच पत्राचार के लिए राजभाषा की व्यवस्था होगी, ठीक। 347 कहता है
कि अगर किसी राज्य में कोई अल्पसंख्यक वर्ग या जनसंख्या का एक समूह द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा लोगों से बोली जाती है उसको भाषा कहते हैं। ठीक, जो थोड़े लोगों द्वारा बोली जाते हैं उसको बोली कहते हैं। ठीक, तो बोली को भी के बारे में भी विशेष उपबंध किया गया है, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जो उनकी बोलियां खत्म होती जा रही हैं, उनका महत्व तो है। ठीक, नहीं धीरे धीरे बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी उसमें भी अच्छाइयाँ हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों के पास से गायब हो जाएं। इसको मिटाएं। ये देखिए यहाँ तक हुआ, ये संघ की भाषा हो गया पहला। अब दूसरे पे आते हैं, प्रादेशिक भाषाएं। तो 3 अनुच्छेद इससे प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित हैं, 45, 46 और 47। तो 345 कहता है कि राज्य की अपनी राजभाषा होगी। ठीक, राज्य की राजभाषा, तो हम यूपी की लिख रहे हैं, यूपी की हिंदी। ठीक, और दूसरी कौन सी होगी, उर्दू होगी, 1989 में बनी है ये। ठीक, ये 345 कहता है राज्य की अपनी राजभाषा। अब हर राज्य की अपनी अलग अलग है। ठीक, 22 भाषाएं हैं, सबकी अपनी अलग अलग है, तो यहाँ पे नहीं, केवल हम यूपी की बात कर दिए, यूपी की बता दिए। जो राज्य जितना चाहे उसका जो अपनी जो भाषा रखना चाहे उसको रख सकता है उन्हीं 22 भाषाओं से, या उसके अतिरिक्त भी अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है। ऐसी कोई उपबंध नहीं है कि उन्हीं 22 भाषाओं से ही वो अपनी राजभाषा घोषित करे। ठीक, 346 पे आते हैं। तो एक राज्य का दूसरे राज्य या संघ से पत्रादि की भाषा। ठीक, एक राज्य दूसरे राज्य से या एक राज्य संघ से किस पत्र में कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा। हो गया, या इसको राजभाषा कर लीजिएगा, बात वही हो रही है। अब 347, किसी राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली, अब की बात किसकी हो रही है, बोली की, अब की भाषा की बात नहीं हो रही है। ठीक, जनसंख्या के एक जनसमूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक, जो किसी राज्य या जनसंख्या द्वारा विशेष भाषा बोली जा रही है उसके बारे में भी विशेष उपबंध किया गया है। मतलब उसको संरक्षित करने का कार्य किसका है, सरकार का है, उसको सुरक्षित करने का, वहाँ का साहित्य हित सब व्यवस्थित है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर होती है। ठीक है, ये हुआ राज्य की भाषाएं। तो राज्य की कोई भी राज्य होगा उसकी अपनी अलग भाषा होगी, चाहे वो एक प्राथमिक एक द्वितीयक भाषा को निर्धारित कर सकता है। हर राज्य अपना अलग अलग किया हुआ है। हाँ, इसमें एक शर्त ये है कि जरूरी नहीं वो 22 भाषाओं में से ही हो, 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं उससे अलग भी वो अपनी भाषा को रख सकता है। जैसे नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, जबकि 22 भाषाओं में अंग्रेजी का वर्णन कहीं नहीं है। राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, लेकिन राजस्थानी का भी 22 भाषाओं में वर्णन नहीं है। तो वो 22 भाषाओं से इतर भी कोई भाषा को अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है। ये हुआ, यहाँ पे ऐड कर लीजिए चाहे 22 भाषाओं के अतिरिक्त भी। ठीक, ये है हमारा राज्य की राजभाषा।
अब आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राजभाषा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? ठीक, यहाँ अंग्रेजी को छूट मिली है। ठीक, तो किस में आते हैं? 348 में। ये वाला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा 348 ये कहता है कि संसद जब तक उपबंध न करे, इसका मतलब हुआ जब तक संसद कानून बना के कोई व्यवस्था ना करे तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ठीक, उपबंध न करे तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी रहेगी। ठीक, बात समझ में आई? इतना जब तक संसद कानून नहीं बना दे रही है तब तक किस भाषा का प्रयोग होता रहेगा? अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। ठीक, उसकी कार्यवाही जितनी है। लेकिन सन 2019 में जो केंद्रीय कानून मंत्री थे उन्होंने ये घोषणा की कि अब जो इसके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश होंगे कितनी भाषाओं में होंगे? 9 भाषाओं में आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा जोड़ लीजिएगा। 2019 में केंद्रीय कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश को 9 भाषाओं में वेबसाइट पे अपलोड करना होता है या जारी करने को कहा। ठीक है, जारी करने की बात कही। ठीक है, अब कितनी भाषा में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है? 9 भाषाओं में, और वहाँ का जितना कार्य होता है सब किस में होता है? अंग्रेजी में होता है। ठीक, ये हुआ 348। 349 पे आते हैं। ठीक, तो इसमें है भाषा के संबंध में कुछ विशेष नियम उपबंधित करने की प्रक्रिया दिया हुआ है। अभी आपको बताए कि कैसे? 2/3 बहुमत से, या इसी को विशेष बहुमत भी कहा जाता है। मतलब भाषा के संबंध में कोई भी संशोधन करना होगा तो आपको कैसे करेंगे? विशेष उपबंध या 2/3 बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से ही संशोधन संभव है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 249 कहता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा हो गई। अब भाषा संबंधी विशेष निर्देश। ठीक, अंतिम टॉपिक है हमारा इसका, भाषा संबंधी विशेष निर्देश। निर्देश को अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। ठीक, आदेश समझ लीजिए। इसके तहत 350 और 351 4 अनुच्छेद हैं। तो 350 के 2 पार्ट बनते हैं, 350 का, 350 खा और 351, ये 4 अनुच्छेद इसके तहत हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कि शिकायत निवारण के लिए अभ्यावेदन के रूप की भाषा क्या है? ठीक, जैसे कोई भी व्यक्ति शिकायत करना चाहता है तो उसकी भाषा क्या होगी? ठीक, यही है। तो शिकायत निवारण हेतु अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा। ठीक, तो जो हम लोग
कहीं शिकायत उकायत कर रहे हैं तो किस भाषा में करेंगे? अब जैसे अभी यूपी में करना है हिंदी में कर देंगे, कहीं और करना है तो ना, तो हम लोग नहीं आ रहा ट्रांसलेट करिए। तो यही व्यवस्था है किस भाषा में कैसे किया जाएगा। 349 50 ये खूब पूछा जाता है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना या शिक्षा की सुविधाएं या व्यवस्था, ठीक, उपलब्ध कराना, शिक्षा की सुविधाएं। अंग्रेजी के पीछे पड़े रहते हो सब लोग, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही 1 से 5 तक शिक्षा दी जाए। लेकिन हम लोग सारी पढ़ाई अंग्रेजी में करवा देते हैं, उसके बाद सारी पढ़ाई हिंदी में हो जाती है। 350 समझ में आया कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए तो हिंदी अनिवार्य रूप से हम लोगों को पढ़ाई जाती है, उसके अलावा अन्य भाषाएं भी बताई जाती हैं, ठीक। इसमें कहा गया है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त होगा। ठीक। 350 कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक की व्यवस्था देख रहे, जैसे भाषाई अल्पसंख्यक मतलब जो सबसे कम बोली जाने वाली बोली है उसके लिए एक अधिकारी करेगा, उसको संरक्षित करे, उसको व्यवस्थित करे, ठीक, ये व्यवस्था की गई है। और 351 में कहा गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्यों को निर्देश, ठीक, या विशेष निर्देश ये मामला होगा आपका, ठीक। अब देखिए 348 कहता है, 350 पे आ रहा है। 350 कहता है कि अभ्यावेदन में प्रयुक्त भाषा कौन सी होगी, ठीक। ये दूसरा कहता है 350 का कहता है कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए या शिक्षा की सुविधा दी जाए। 350 का कहता है अल्पसंख्यकों के भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई। 351 कह रहा है कि भाषा के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश या हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया जाना, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना। ये 4 अनुच्छेद इससे हैं, ठीक। अब अगर इनको देखना हो 343 में देखिए तो संघ की भाषा दी हुई है। अब फिर से देखिएगा पूरा 343 कहता है कि संघ की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी, लिपि कैसी होगी, देवनागरी होगी, अंक कैसे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय होंगे। 343 1। 343 2 कहता है अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए छूट मिल गई 1965 तक, ठीक। संसद ने 1963 में कानून बना के इसको बढ़ा दिया, ठीक। 343 3 कहता है कि संसद जब तक विधि न बना ले तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। यही है 343 3 हो गया ना, और देवनागरी का प्रयोग करता रहेगा। ये हो गया 344 में है राजभाषा आयोग। पहली बार 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित हुआ, उसके बाद आज तक गठित नहीं हुआ, ठीक। उसके लिए एक समिति गठित हुई थी जिसने जांच की थी, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपा था। 344 हो गया ना। 345 पे आते हैं। यहाँ पे प्रदेश की भाषा मतलब राज्य जो होते हैं उनकी भाषा है, तो राज्य की प्रत्येक राज्य की अपनी राजभाषा होगी। 45 कहता है। 46 कहता है कि एक राज्य कोई राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य या वो राज्य संघ से किस भाषा में बात करेगा, इसकी बात कही गई है। बहुत लंबा मामला है, ठीक। तो संघ के पास कई भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं ना, तो उन भाषाओं में बात करें। जैसे यूपी वाले चाहे तो हिंदी में बात करें चाहे तो अंग्रेजी, ठीक, दोनों में कर सकते हैं। तमिल वालों के लिए तमिल में बात कर सकते हैं और अंग्रेजी में भी बात कर सकते हैं, समझ रहे हैं, पत्राचार कर सकते हैं। तो उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं जो जिस भाषा में इसका उपबंध किया गया है, लेकिन वो 22 भाषाओं में ही है,
ठीक। लेकिन जब राज्य की राजभाषा घोषित हो वो 22 भाषाओं से इतर भी घोषित की जा सकती है। 345 हो गया, फिर 346 हो गया। 347 कहता है कि छोटे समूह द्वारा बोली जाने वाली बोली के लिए विशेष उपबंध किया जाना चाहिए, उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। और फिर 347 हो गया। 48 में है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, तो इसको बताया गया है कि इनकी भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। 2019 में बताया इनके जो आदेश होते हैं उसको 9 भाषाओं में अपलोड कराने की बात की गई है, हुई है और हो रहा है, जबकि वहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं अभी सभी अंग्रेजी में ही होते हैं। ठीक, ये केवल आदेश 9 भाषाओं में आ रहा है। ये मामला क्लियर हो। 300 कौन सा था, 48। ठीक। 349 कहता है कि जो भाषा होती है उसके बारे में संसद को नियम बनाने का अधिकार है और वो विशेष बहुमत से ही उसको बना सकता है। ये हो गया 349। 350 कहता है कि 350 कहता है कि जो शिकायत निवारण के लिए जो शिकायतें होती हैं उसके निवारण के लिए जो हम लोग पत्र देंगे वो किस भाषा में होगा, इसकी बात की गई है। तो फिर वही जो जिस राज्य से संबंधित होगा उस भाषा में, 22 भाषाएँ होनी चाहिए या अंग्रेजी में। ठीक। तो हम लोग देखिए जो लेटर वेटर लिखते हैं किस में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, है ना, और केंद्र पे लिखेंगे तो अंग्रेजी में हो जाएगा। ठीक। 350 का कहता है बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। 350 खा कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। और 351 कहता है कि संघ राज्यों को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दे सकता है। ये इतना हमारा राजभाषा हुआ। यहाँ पे एक दो चीज़ें और बच रही हैं छोटी छोटी, आप सुनेंगे। एक राष्ट्र शास्त्रीय भाषा, राष्ट्रीय नहीं शास्त्रीय भाषा, एक टॉपिक सुनते हैं शास्त्रीय भाषा। तो ये संविधान में नहीं है भैया, शास्त्रीय भाषा का वर्णन कहीं भी संविधान में नहीं है, लेकिन चर्चा में है, तो इसको भी जानिए। भाषा संबंधी जितने उपबंध हैं यही ख़त्म करते हैं हम लोग। ठीक। तो शास्त्रीय भाषा अभी खूब चर्चा में है, तो इसकी चर्चा चल रही है, तो इसलिए इसके लिए शर्तें हैं। शास्त्रीय संविधान में तो है नहीं है, तो चर्चा किसको कहोगे शास्त्रीय भाषा, तो 3-4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि कोई भी भाषा जो 1500 से 2000 साल पुरानी हो उसको कहेंगे शास्त्रीय भाषा। उसका अपना लिखित इतिहास या कोई ग्रंथ होना चाहिए जो उस भाषा के लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक। 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो, अपना खुद का इतिहास या ग्रंथ हो जो वो भाषा जो बोल रहे हैं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक। और बहुमूल्य विरासत हो। अगला, जो ग्रंथ लिखा गया हो वो मौलिक हो, उनकी सोच द्वारा लिखा गया हो, ये नहीं किसी का चुरा के लिख लिए हो, ये वाला नहीं। ठीक। तो ये 3-4 शर्तें दी गई हैं शास्त्रीय भाषा के लिए। पहला है 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, पहली शर्त समझ में आई। दूसरी क्या है, उसका अपना प्राचीन साहित्य या इतिहास या ग्रंथ हो। ठीक। उसी को शास्त्रीय भाषा, जिसे वह भाषा बोलने वाले विशेष विरासत मानते हों। ठीक। ये 2 शर्तें हो गई। अब तीसरी शर्त पे देखते हैं। तीसरी क्या है, उस भाषा की साहित्यिक परंपरा हो जो कैसी हो, मौलिक हो, खुद के द्वारा बनाई गई मौलिक हो। ठीक। ये इसकी शर्तें हैं। ठीक है, मतलब किसी
अन्य समुदाय से ली ना गई हो। ये हो गया शास्त्रीय भाषा। पहली शास्त्रीय भाषा कौन थी? अब अगर कोई पूछे पहली शास्त्रीय भाषा, तो हम लोगों को संस्कृत नज़र आती है। संस्कृत नहीं थी, पहली कौन सी थी? तमिल थी। तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2004 में। किसको दिया गया? तमिल को। फिर दूसरी कौन सी बनी? संस्कृत बनी। कब बनी? 2005 में बनी। फिर बनी तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु कन्नड़ ये 2008 में। ठीक। फिर मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में। तो कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो 6 हैं। गिन लीजिए, 6 हो रही हैं कि नहीं? हाँ, अनुसूची 8 में जब हम अनुसूची पढ़ाए हैं तो वहाँ बताए हैं आपको कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, अंग्रेजी और राजस्थानी को छोड़कर। 21वें पहले मूल अनुसूची में कितनी थी? तो 14 थी। सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 में, 15वीं हो गई। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। ठीक। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। टोटल कितनी हो गई? 22 हो गई। ठीक, ये पीछे पढ़ाए हैं। फिर वहाँ बताएं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें अब फिर यहाँ से हैं। तो हिंदी दिवस तो 14 नवंबर कब? बताइए। 1949 को ये हिंदू को संविधान में मान्यता मिली। इसी के तहत 1953 से ये मनाई जा रही है। हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? हाँ, 1953 से। कौन सा? ये देखिए, एक पॉइंट है अभी यहाँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है या विश्व हिंदी दिवस है। ठीक। तो विश्व हिंदी दिवस ये कब? 10 जनवरी। ठीक। पहली बैठक 1975 में हुई। कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक। तो ये निर्णय लिया गया 19। ठीक है। और ये है कि 2006 से लगातार मनाई जाए। 2006 से प्रति वर्ष। ठीक। विश्व हिंदी दिवस कब? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर को। ठीक। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1953 से मनाया जा रहा है, निर्णय लिया गया है। विश्व हिंदी दिवस 1975 में पहली बैठक महाराष्ट्र के नागपुर में हुई। तो वहीं हिंदी दिवस मनाने का पहले 10-10 साल पे हुई, अब 2006 से हर साल मनाई जाने लगी है। ठीक। एक और पूछा जाता है प्रश्न यहाँ पे, हिंदी से संबंधित है, उसको देख लीजिए। हिंदी से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं वहाँ एक हुआ है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम। 58वां, ये खूब पूछा जाता है, तो इसको भी जानिए। कब हुआ? 1987 में। इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ मतलब समझ रहे हैं? संविधान किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में लिखा गया था। उसको अनुवाद करवाया गया हिंदी में। उसको किस में? हिंदी में अनुवाद किया गया।
जो 358वां संविधान है, इसके तहत 394 का जोड़ा गया, ये अनुच्छेद है ना, का जोड़ा गया। और इसमें क्या क्या बातें की गई, इसमें क्या क्या बातें की गई? इसमें कहा गया संविधान का हिंदी में अनुवाद होगा, संविधान का हिंदी अनुवाद होना चाहिए। ठीक, संविधान का जो संशोधन होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। संविधान का संशोधन जो होगा वो अंग्रेजी में होगा, उसका अनुवाद हिंदी में होगा, या ये समझिए संविधान का संशोधन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। ये दो बातें जोड़ी गई। ठीक, तो पहला काम में क्या हुआ, संविधान का हिंदी अनुवाद। ठीक, खा में क्या कहा गया, संविधान संशोधन अंग्रेजी में अनुवाद हिंदी में। ठीक, यह सिंपल भाषा में समझिए, चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, दोनों में होना चाहिए। मुख्यतः अंग्रेजी में होता है, उसका अनुवाद हिंदी में कर दिया जाता है। ठीक, एक और है राजभाषा नियम 1976। राजभाषा नियम 1976, इसमें क्या है भैया, इसमें कहा गया है कि जो देश नाम संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और प्रारंभ है। अनुच्छेद 394 पढ़िएगा तो उसमें लिखा है संविधान का नाम, संक्षिप्त नाम क्या है। भारत का संविधान है, जानते हैं, तो संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और प्रारंभ है। तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जब बहुत कठिन संशोधन पूछता है तो ये 58 पूछता है, नहीं तो 42-44 में काम निकल जाता है। ठीक, यही पूछता है। ठीक है, तो जितने होंगे संक्षिप्त नाम। अब इसमें क्या पॉइंट है, ये जो दिया है ये लेकिन तमिलनाडु पे लागू नहीं। राजभाषा नियम कहाँ, तो इसका विस्तार तमिलनाडु के सिवाय पूरे देश पर होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, एक एक टॉपिक इसको बताओ तो बहुत लंबा लंबा है, हमको केवल एक दिन में एक टॉपिक ख़त्म करना है। ठीक, और ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। ये हुआ राजभाषा नियम। अब ये जितना पढ़िए ये संविधान में नहीं है, ये संविधान का पार्ट नहीं है, अलग से है, लेकिन भाषा से संबंधित है। हमने आपको ये सारी बातें बता दी। तो ये हमारा था राजभाषा। तो राजभाषा 4 प्रकार की, संघ की, राज्य की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, और भाषाओं के संबंध में संघ द्वारा निर्देश दिया जाना। ये 4 प्रकार की भाषाएं, चारों सब अनुच्छेद कैसे प्रयोग होता है, संशोधन कैसे होता है, ये बताए। फिर शास्त्रीय भाषाएं, आधार क्या है, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, कब कब बनी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, उसके बाद 58वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये राजभाषा नियम 1976, ये तमिलनाडु पे लागू नहीं है, उसके अलावा पूरा लागू है। ठीक, ये इतना पढ़े। अब अगला टॉपिक हम लोगों का है आपात उपबंध, उसको पढ़ेंगे।